क्लास में किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉपर रिवीजन हम सभी लोगों को करना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ्स लॉ में आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक जंक्शंस के लिए कुछ फिक्स लॉज दिए जाते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से करंट इंटर करता है, किस तरीके से करंट लीव करता है सर्किट को, किस तरीके से उसका वर्किंग प्रोसीजर होता है, इन सभी टर्म्स के बारे में हमें थॉरोली जानना होता है। तो देखिए यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ में जो फर्स्ट लॉ मिलता है वो होता है लॉ ऑफ जंक्शन। लॉ ऑफ जंक्शन में आपको बताया गया था, क्या था? लॉ ऑफ जंक्शन में बताया गया था आपको कि किसी भी स्पेसिफिक जंक्शन पे या जॉइंट पे जो टोटल इनकमिंग करंट होता है दैट विल ऑलवेज इक्वल टू द टोटल रिलीजिंग करंट फ्रॉम दैट पॉइंट। यानी जो टोटल इनकमिंग करंट होगा वो आउटगोइंग करंट के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। यहां पे बताया एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग current must be equal to total outgoing current। जो टोटल करंट इंटर होगा, ठीक है ना, चाहे जितने भी पाथ हो मैटर नहीं करता, हमेशा उतना ही आपका उससे रिलीज भी होगा, कोई करंट वहां पर रुकेगा नहीं। यानी जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए ये 4 वायर्स मिल रहे हैं, 5 वायर्स मिल रहे हैं इस जंक्शन पे, इन 3 जंक्शन से करंट इंटर हो रहे हैं और इस जंक्शन से करंट जा रहा है, ठीक है ना। इन तीनों जंक्शन से करंट इंटर हो रहा है जंक्शन O पर I1, I2, I3, I4 एंड I5। तो आपने क्या देखा, I1 plus I2 plus I3 must be equals to I4 plus I5, ठीक है। I1, I3, I4, I1, I2, I3 एंड I4, I5 ये आपस में क्या होंगे, इन तीनों का सम इन दोनों के सम के इक्विवेलेंट होगा। बहुत इजी था, थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं आपके लेवल को, इसी से हम प्रूव करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। समझिएगा, सबको एक तरफ लाइए तो I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 equals to 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये I नेट की वैल्यू हो गई। तो I नेट कितना मिलेगा, I नेट equals to 0। I नेट की वैल्यू कितनी मिली आपको, 0 मिली I नेट की वैल्यू। तो जब नेट करंट 0 हो गया तो नेट करंट का मतलब समझ रहे हैं, करंट को हम लिख सकते हैं dq by dt equals to 0। तो बेटा अगर कभी भी किसी भी स्पेसिफिक नंबर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है तो ऑब्वियसली दैट नंबर मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर बहुत ही श्योर है कि अगर dq by dt equals to 0 तो यहाँ पर समझिएगा dq by dt equals to 0 तो q must be equals to constant। और अगर q constant हो गया तो आप बता सकते हैं कि this follows लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। क्या देखा आपने यहाँ पर, आपने उसी करंट के जंक्शन रूल को मिला करके एक नया लॉ दे दिया, आपने प्रूव कर दिया कि इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों? क्योंकि आई नेट की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 0 थी। बेटा आई को आप क्या लिख सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट या चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो dq by dt कितना हो गया, यही तो करंट होता है, तो वो 0 के इक्विवेलेंट है। और अगर q का डिफरेंशिएशन 0 है तो ऑब्वियसली q मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा 0 तभी होगा जब आपका q का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर q कांस्टेंट वैल्यू था, इसीलिए q का डिफरेंशिएशन क्या रहा बेटा आपके पास, 0 रहा। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए सेकंड की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इससे ये भी बता सकते हो I नेट 0 ना, या फिर लिख सकते हो सिग्मा I इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इससे आप ये भी बता सकते हो एट एनी इंस्टेंट द नेट अमाउंट करंट इन एनी स्पेसिफिक जंक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यानी टोटल करंट जो होता है वो हमेशा कितना होगा आपका, 0 होगा।
अब उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। फर्स्ट समझ में आया, ये तो पहले से भी समझ में आया था, थोड़ा सा यही आपके लिए नया चीज मिल गया बस कि आज हमने इसका डेरिवेशन भी, डेरिवेशन नहीं है बस बेसिक सा फंडामेंटल है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। क्या बोल रहे हैं? आ जाओ बेटा, टोटल टेंशन जीरो नहीं होगा बच्चा, देखो इधर ध्यान दो, इस फिगर में देख रहे हो, इस फिगर में, फिगर जूम करो बेटा थोड़ा तो दिखाई देगा आपको। इस फिगर में देखो बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इनकमिंग करंट है ना तीनों, ये किसके इक्वल है भैया? I4 प्लस I5 के। ठीक है, जब I4 और I5 को एक ही तरफ कर लिया तो उधर क्या बचेगा बेटा? बेटा पूछ रही हो कि बता रही हो? अच्छा बता रही हो, ठीक है। तो बेटा जब वो इधर आ जाएगा बच्चा तो यहाँ पर हो गया जीरो, तो नेट आई कितना हो गया? आई नेट की वैल्यू कितनी मिली आपको यहाँ पर? जीरो। तो बेटा जब आई नेट आपका जीरो हो गया, आई नेट आपका जीरो हो गया, तो बेटा यहाँ पर इसका मतलब ये यही तो हुआ कि टोटल करंट I1 I2 I3 I4 सबका अलजेब्रिक सम और डिफरेंस जो है वो कितना हो गया? जीरो। तो समझ में आई कैसे ये हो गया जीरो बेटा? हाँ, तो यहाँ पर ये जीरो हो गया, और बेटा जब आई जीरो हो गया तो बस आई को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो, और जब डी क्यू बाई डी टी जीरो है तो ऑब्वियसली क्यू क्या होगा आपका? कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है ना, चलिए सेकंड की करते हैं। In any closed mesh or loop, algebraic sum of EMF is always equal to the algebraic sum of product of resistances and current passing through it. इसका मतलब क्या हुआ? In any closed mesh, algebraic sum of EMF is always equal to the algebraic sum of product. यानी जो टोटल EMF होगा वो हमेशा algebraic sum of product रेजिस्टेंस और I, यानी कहने का मतलब कि सिग्मा एप्सिलॉन जो होगा वो सिग्मा I R के इक्वल होगा हमेशा। सिग्मा एप्सिलॉन जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? आई आर के इक्वल होगा। तो बस हमें यही देखना है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, या फिर इसी को आप लिख सकते हो नेट ईएमएफ, क्योंकि ये भी ईएमएफ है बेटा और ये भी एक तरीके का आई आर क्या होता है? वी के इक्विवेलेंट, और वी भी क्या होता है? एक तरीके का ईएमएफ। तो नेट ईएमएफ ऑफ एनी क्लोज्ड सॉकेट is always इक्वल टू जीरो। हमेशा क्या होगा? जीरो, यानी सिग्मा वी कितना होगा बेटा आपका? जीरो के इक्विवेलेंट। हालांकि पहला वाला थोड़ा सा ज्यादा एप्रोप्रिएट लगता है, दूसरा वाला लिटिल बिट
हाँ डिफरेंट लगता है, थोड़ा सा अजीब सा, लेकिन ये भी बिल्कुल सही होता है बेटा। अगर लिखते हैं तो हमारी ये वैल्यू गलत, ये डेफिनेशन रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये दोनों अच्छे से देख लो। इफ इन एन इक्लोज्ड मैश अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का जो टोटल यानी जितने ईएमएफ होंगे उनका अलजेब्रिक सम is always equal to the algebraic sum of product of resistances and current passing through them, उनसे पास होने वाले करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के सम के इक्विवेलेंट होंगे। यानी तीन रेजिस्टेंसेस हैं तो तीनों से पास होने वाले करंट को उससे मल्टीप्लाई करो, सभी रेजिस्टेंसेस और करंट के प्रोडक्ट को ऐड करो, जो उनका सम आएगा वो उसके इक्विवेलेंट आपका होगा। तो यहाँ पर ये पार्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं बेटा। देखो इसमें थोड़ा सा बस समझने की नीड होती है, बस इक्वेशन बनाने में, कहीं पे कुछ अलग नहीं है। रफ कर रहा हूँ बेटा इसे, तो भी नोट कर चुके हैं आप लोग पहले ही। देखो बेटा यहाँ पर आपको क्या दिया गया, एक फिगर दिख रहा है बेटा आप लोगों को। चलिए ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर जो ये फिगर दिया गया है बच्चा लोग, इसमें क्या है, जब आप इस चीज को देखेंगे तो क्या मिलेगा, R1 R2 एंड R3, दिस इज I1 I2 I3, ठीक है ना। अब देखो एक एक मैश को पिक करो, तो हमने लिया इन द मैश A B C F A। आपने क्या देखा, यहाँ से ऐसे चलना शुरू किए, ऐसे, समझ रहे हैं ना। जब इसमें चलना शुरू किया तो देखो हमने कहा कि अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इक्वल्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट। तो बेटा देखो हम जिस डायरेक्शन में एक बार चलना शुरू कर दिए, ठीक है ना, सब्जेक्ट मानते हैं, चाहे हम क्लॉक में सारे कैलकुलेशंस करेंगे चाहे एंटी क्लॉक में करेंगे, एक डायरेक्शन पिक कर लेते हैं। अगर करंट हमारे मूवमेंट के अक्रॉस चल रहा है तो सभी सिंबल्स को पॉजिटिव ले लेना, और अगर करंट हमारे मूवमेंट के अपोजिट चल रहा है तो सभी सिंबल्स को नेगेटिव ले लेना। समझ पाए? आप जिधर चल रहे हो कैलकुलेशन के लिए, अगर उधर ही करंट मिलेगा तो पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, सबको, ईएमएफ को भी पॉजिटिव कर देना भैया, कुछ मत सोचो, ये नई ट्रिक है, समझ में नहीं आया। दूसरा ये है, अगर आप करंट के अक्रॉस यानी करंट जिधर से आप कैलकुलेशन के लिए जा रहे हो करंट उधर मिल रहा है तो बेटा सब कुछ पॉजिटिव कर दो, और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो सब नेगेटिव कर दो। तो देखो बेटा करंट जा रहा है ऐसे और आप जा रहे हो ए बी सी एफ ए में। अब आप कहोगे हम ए एफ सी बी ए में चलते, कोई दिक्कत नहीं, तब पॉजिटिव ले लेते, इसमें नेगेटिव ले लेते, क्योंकि जब सब नेगेटिव तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, सब पॉजिटिव तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो वैसे भी रहना है ना भैया, कहीं कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर देखो जब आप चलना शुरू किए तो पहला यहाँ नेगेटिव से बैटरी के एक टर्मिनल को पिक करते हो बेटा, तो यहाँ से चलना शुरू करो। देखो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मिला नहीं मिला, यहाँ कोई मिला
R3 मिला पहले, और R3 में करंट कितना जा रहा है I3, लेकिन आप इधर जा रहे हो, करंट उधर जा रहा है, तो अपोजिट हो गया, यानी माइनस माइनस I3 R3। ऊपर गए तो फिर से अपोजिट माइनस I1 R1, और पूरे रास्ते में आप अपोजिट जा रहे हो, और यहाँ पे भी किससे चले थे, माइनस से। तो बेटा अगर सब को नेगेटिव कर दिया तो ईएमएफ को भी डाल दो किसमें, माइनस में। किसमें डाल दोगे, माइनस में। अब देखो सभी के माइनस से सभी के माइनस को पहले उड़ा दो, तो क्या हो जाएगा I3 R3 प्लस I1 R1 इक्वल्स टू ईएमएफ 1, ईएमएफ 1। I3 की जगह पे क्या रख सकते हो, फर्स्ट जंक्शन रूल से आप रख सकते हो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो यहाँ पर I3 की जगह पे रखो I1 प्लस I2 R3 प्लस I1 R1 इक्वल्स टू ईएमएफ 1। ये हो जाएगा I1 R3 प्लस I2 R3 प्लस I1 R1 इक्वल्स टू ईएमएफ 1। यहाँ पर R1 को देखो क्या कॉमन लोगे, I1 को, I1 कहोगे R3 को क्यों नहीं लिया, बेटा R3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, हमें वेरिएबल निकालना है ना। वैल्यू किसकी निकालनी है, I1 की और I2 की। तो यहाँ पर बेटा इन दोनों में से I1 को कॉमन ले लो, क्या मिला R3 प्लस R1, और यहाँ पर प्लस I2 R3 इक्वल्स टू ईएमएफ 1। बेटा इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया, इतना दिमाग में भेजे में गई बात की नहीं, जल्दी से बताइए। बाकी लोग कहाँ चले गए बेटा, दीप्ति और अंशुमान के अलावा भी तो बहुत लोग हैं, श्रेयांश, काव्या, प्रिया, आदित्य, आयुष, कहाँ आ गया बेटा, बोल तो नहीं रही हो। अरे चलिए ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है क्या, फिर से समझिए। अगर आप करंट के सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो सब पॉजिटिव ले लेना, ठीक है ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और हम अपोजिट चलने लगे तो सब नेगेटिव ले लिए, देखो ये भी नेगेटिव ले लिए, क्योंकि R3 में कितना करंट जा रहा था I3, R1 में कितना जा रहा था I1, और साथ ही साथ में ईएमएफ को भी नेगेटिव ले लिए। क्यों, चाहे तो ये मान लो कि आप माइनस से चले थे, चाहो तो ये मान लो कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन समझो भैया सब कुछ नेगेटिव रहा तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव हो गया, सारे नेगेटिव से आपके नेगेटिव्स कैंसिल हो गए, तो उसका कोई इशू ही नहीं बना ना। अब दूसरा मेष लो, इन मेष बेटा चाहे क्लॉक चलो चाहे एंटी क्लॉक, तो अब की बार चलो हम लोग एंटी क्लॉक ऊपर चले थे, क्लॉक ऊपर चले थे तो नीचे भी क्लॉक चल लेते हैं। इन मेष एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से चलना शुरू किया आपने तो इधर ही तो चल रहे हो, तो देखो यहाँ से चलो तो क्या मिलेगा I2 R2 प्लस I3 R3, और यहाँ पर कहां से थे इक्वल्स टू ईएमएफ 2, सब कुछ सेम है, एक जैसा है, बस यहाँ पर I2 R2 प्लस I3 की जगह पे I1 प्लस I2 R3 इक्वल्स टू ईएमएफ 2, I2 R2 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3 इक्वल्स टू ईएमएफ, बस क्या किया I3 की जगह पे I1 प्लस I2 रख करके R3 को मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो I2 दो में कॉमन है तो I2 को कॉमन ले लोगे तो मिलेगा I2 प्लस R3 प्लस I1 R3 इक्वल्स टू ईएमएफ 2। बेटा ये सेकंड इक्वेशन है। अब दो इक्वेशन में देखो बेटा, एक I1 एक I2 यहाँ पे और एक I1 एक I2 यहाँ पे, ये अननोन वैल्यूज है, तो बेटा इनके लिए इक्वेशन को सॉल्व करो और अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करो, और फाइंड आउट करने के बाद जब I1 और I2 मिल जाएगा तो तीसरे रेजिस्टेंस, क्योंकि क्या पूछते हैं आपसे, कहते हैं कि हर एक रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू बताओ, तो आपने I1 निकाल ली R1 के लिए, I2 निकाल ली R2 के लिए, लेकिन I3 कैसे निकालोगे, तो I3 निकालोगे I1 प्लस I2 से। बेटा दोनों का सम कर दोगे सीधे सीधे रिजल्ट आ
जाएगा। जल्दी से नोट कर डालो इसको। कॉपी में नोट करो बेटा जल्दी से। चले आगे। सब सो गए क्या? अच्छा तो सो गए। चलिए ठीक है, देखिए इसको। अगला पार्ट है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है देखिए। व्हीटस्टोन ब्रिज में बताया जाता है कि अगर फोर रेजिस्टेंसेस को आपने पैरेललोग्राम की साइड्स के फॉर्म में लगा दिया ऐसे, if four resistors are connected in such a manner, they are connected across the sides of a parallelogram and one of its diagonal and galvanometer is placed and on the other diagonal a source of battery is connected। अगर ये P Q R S है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप नेमिंग करिए A B C and D। तो कहा गया आपसे कि
4 रेजिस्टेंसेस को किसी पैरेललोग्राम के अक्रॉस ऐसे सेट किया कि वो PQRS एक साइड की तरीके से है पैरेललोग्राम के। ये देखिए वन डायगोनल पे आपने गैल्वेनोमीटर लगाया और अदर डायगोनल पे बैटरी। बात कहोगे बाहर से क्यों लगाया? बाहर से इसलिए लगाया गया बेटा क्योंकि अंदर अगर आप लगाते तो सब उसी में मिक्स हो जाता ना, तो साफ दिखने के लिए आपने इसे बाहर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो एक डायगोनल पे आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, दूसरे डायगोनल पे बैटरी लगाई और इनका कॉम्बिनेशन अगर कुछ ऐसा है कि इसमें से कोई करंट ना जाए, यानी इसमें जो करंट जाएगा Ig इक्वल्स टू 0 हो जाए। क्या हो जाएगा? Ig इक्वल्स टू 0, यानी करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 हो जाए तो P by Q must be equals to R by S होगा। P by Q must be equals to R by S होगा। चलो देखते हैं कैसे। बेटा ये पॉजिटिव टर्मिनल है कि नेगेटिव, तो यहाँ से I गया, यहाँ तक तो I रहेगा, इधर आपका ये हो जाएगा I1 और इधर हो जाएगा I2। इधर गया I1 और इधर गया I2। यहाँ पर बेटा ये Ig हो जाएगा, तो इसमें कितना जाएगा I1 माइनस Ig, और यहाँ से Ig मिल जाएगा तो हो जाएगा I2 प्लस Ig, और यहाँ पर सारे करंट फिर से आगे मिलेंगे तो ये फिर से कितना हो जाएगा I हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से I चला था, I यहाँ तक था, यहाँ से दो पार्ट में बढ़ गया, ऊपर I1 गया और नीचे I2। यहाँ पर I1 फिर दो पार्ट में बटा, इसमें Ig गया, ठीक है ना, इसके क्रॉस Ig गया, और जो इधर जा रहा है बेटा वो क्या है आपका, ये जो जा रहा है आपका इसमें, ये इधर की तरफ ये ऐसे, ये I1 माइनस Ig, क्योंकि Ig इधर चला गया, Ig यहाँ से आएगा और इसमें फिर मिल जाएगा तो I2 प्लस Ig। तो अब चलो देखते हैं, पहला में उठाओ A B C A B D R, A B D A in mesh A B D A, A B D A में जब चलोगे तो देखो बेटा आप भी ऐसे जा रहे हो, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो I1 into P प्लस इसका रेजिस्टेंस कितना होता है गैल्वेनोमीटर का, हम G ही मानते हैं, तो Ig into G और यहाँ पर माइनस I2R इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि इक्वल टू में हम EMF लिखते हैं, लेकिन क्या यहाँ इतनी सर्किट में कोई बैटरी दिख रही है क्या? A B D A में कोई बैटरी दिख रही है क्या? बोलिए। तो जब कोई बैटरी नहीं है तो बेटा EMF भी तो नहीं होगा, बैटरी बाहर है ना इधर, तो इसमें तो कोई बैटरी है ही नहीं तो EMF भी नहीं है। अब देखो इधर IP, इसमें देखो Ig वाला टर्म यहाँ लिखोगे, बट चाहो तो अभी दिखा दो, चाहो तो बाद में एक साथ दिखा देना, Ig तो 0 होना है, तो बेटा ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो यहाँ मिलेगा I1P इक्वल्स टू I2R, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मैच उठाइए BCDB इन मैच BCDB, BCDB में क्या मिल रहा है, यहाँ पर I1 माइनस Ig इंटू Q माइनस I2 प्लस Ig इंटू S, और यहाँ पे I माइनस Ig इंटू G इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कोई EMF नहीं मिला, तो बेटा यहाँ पर फिर से लिखोगे, बट Ig इक्वल्स टू कितना होगा 0, तो बेटा ये टर्म 0, ये टर्म 0 और ये पूरा का पूरा टर्म 0, मिला कितना I1Q must be equals to I2S। बेटा ये सेकंड इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 is divided by सेकंड, तो बेटा देखो क्या होगा, I1P equals to I2R whole divided by I1Q equals to I2S, तो P by Q must be equals to R by S। बस अब देखो इसके लिए परेशान रहते हैं कि करेंगे क्या। बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल पूछे तो आप बताओगे इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ सेकंड रूल, सेकंड रूल के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ठीक है,
फिर उसके बाद आपसे पूछा डिराइव करने को तो देंगे ही नहीं, इसमें न्यूमेरिकल आता है बस, और न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन कंपटीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसीलिए हम इसे बहुतों बार क्लियर करते हैं, क्लियरिफाई करते हैं। नोट करिए जल्दी से इसे। हो गया बच्चा लोग? नोट कर लिया बेटा? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ समझ में आया बेटा ज्यादा, और कि वैसे ही है सब कुछ? संडे का टेस्ट तो आप लोगों का ठीक गया था बेटा, श्रेयांश काफी अच्छा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आज देखो बेटा, कल की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को प्रैक्टिकली खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्या चीजें होंगी सुनिए। कई आपको बेटा ऐसे सर्किट्स मिलती हैं जो होती व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, लेकिन हमें दिखती अलग तरीके से है। 3 सर्किट्स ऐसी होती हैं, उन पे कल वर्क करेंगे। मीटर ब्रिज कल कंप्लीट करेंगे, और पोटेंशियोमीटर कोशिश करेंगे कि 1 आवर की प्रॉपर क्लास में कल हम लोग इस पार्ट को कंप्लीट कर दें, जिससे फर्दर इस पे कोई डिस्कशन के लिए कुछ भी बाकी ना रहे। ठीक है? और कल ये चैप्टर खत्म करेंगे, फिर एक आध दिन इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, 2 दिन, एक दिन 2 दिन में तो नहीं होना है, लेकिन फिर भी सारे न्यूमेरिकल्स अभी हो भी नहीं रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं, कुछ हाँ न्यूमेरिकल हो काफी रहे हैं हर चैप्टर में, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं बेटा जिनका प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन जरूरी है, थोड़ा सा चीजें इंटरेक्शन मोड में ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, तो उन्हीं को ड्रॉप कर रहे हैं। मानकर चलिए 10% न्यूमेरिकल्स, बाकी तो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर हो जा रहे हैं। इसके बाद बेटा आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि ऑप्टिक्स सेकंड बुक से स्टार्ट करेंगे या इसी फ्लो में मैग्नेटिज्म को लेकर के आगे बढ़े। ठीक है ना? मानकर चलिए कि इस वीक पूरा का पूरा रहेगा ये, नेक्स्ट वीक से नया चैप्टर, जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करने को कहोगे बेटा, ठीक है ना, जो लेंथीनेस थी चैप्टर में वो खत्म हो रही है। अब जो चैप्टर्स आएंगे वो छोटे टॉपिक्स के, बहुत बड़े चैप्टर नहीं, यानी मैक्सिमम 10 डेज का एक चैप्टर बस, न्यूमेरिकल के साथ आराम से वो कवर हो जाएगा। तो इन चीजों पे डिस्कस करके रखिएगा, हम लोग जो है बेटा कल आगे मूव करेंगे। ठीक है ना? चलिए ठीक है बच्चों, आज की क्लास ओवर कर रहे हैं, कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू क्लास।